am Hina Pandey. Welcome you all in safe classes that is simple and fun education. So students, today we are going to start a new chapter that is molecular basis of inheritance. In the previous chapter we studied about the मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, किस तरीके से मेंडल ने जो था एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने फैक्टर्स की बात की थी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं किस चीज़ को, जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं या जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उन सबको वो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, राइट। अब जब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ फाइंड आउट की गई कि कौन सा ऐसा चीज़ थी जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कि क्या कर रही है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो क्या था, एक जेनेटिक मटेरियल था, राइट, जो कि क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। फर्दर वो स्टडीज हुई तो ये फाइंड आउट किया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करेंगे, इनहेरिटेंस में टेक पार्ट करते हैं, वो आते हैं हमारे डीएनए एंड आरएनए, यानी कि हमारा न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज डीएनए एंड आरएनए, तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। जो डीएनए है उसमें से जो फर्दर प्रोसेस होते हैं, यानी डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस, फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती हैं वो सब क्या होती हैं, दिस ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व इन योर चैप्टर। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपकी आती है इस चैप्टर के अंदर, वो क्या आती है, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली देखो हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, यानी कि डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए किसी कुछ एक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करेगा, आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। उसको स्टार्ट करने से पहले जो आपका एक टॉपिक है, क्या है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंफ्यूजन थी कि डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, इन तीन में से जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज थी जो कि क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगी, राइट। तो इस चीज का पता लगाने के लिए क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो एक एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में गिवन है वो क्या है, फर्स्ट एक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, कि ग्रिफ्थ ने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और यू कैन से जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है दैट कॉजेस न्यूमोनिया डिसऑर्डर, उसकी हेल्प से क्या किया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होगा, या जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात की थी, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात की, जिसमें इन्होंने आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल के पास ट्रांसफर होता है और वही क्या करेगा, फिर जो कैरेक्टर्स होंगे उनको एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करेगा। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और यू कैन से डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, जो कि क्या कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है, कौन सी, न्यूमोनिया डिजीज कोज कर रहा है, उसको लिया इन्होंने, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया इन्होंने, माइस के ऊपर। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा इन्होंने, माइस के ऊपर, कि ये क्या कर रहा था, माउस के अंदर क्या कर रहा था, ये न्यूमोनिया डिजीज कोज कर रहा था। तो इन्होंने इसका क्या किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया। अब देखो ये डिजीज कोज कर रहा है, यानी कि दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो डिजीज अकर करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने इसकी दो स्ट्रेन्स ली। क्या किया इन्होंने, दो स्ट्रेन्स ली, वन वाज द एस, वन वाज द आर, ठीक है। एक एस थी और दूसरी क्या थी, आर स्ट्रेन थी इस बैक्टीरियम की। इसमें जो एस स्ट्रेन है, एस स्टैंड्स फॉर, यस, एसईआर और आरईआर पढ़ा था ना, तो एसईआर में एस का मतलब क्या था, स्मूथ, आरईआर में आर का मतलब क्या था, रफ, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द सेम वे यहाँ पे भी एस और आर का मतलब क्या होगा, स्मूथ एंड आर, रफ, ठीक है। तो स्मूथ, ये जो स्मूथ वाली स्ट्रेन्स थी इनके ऊपर क्या था, स्पेशल पॉलीसैकेराइड का क्या था, कोड प्रेजेंट था, एज रिजल्ट ये क्या थे, स्मूथ अपीयरेंस थी इनकी। बट जो आर स्ट्रेन थी उसके अंदर क्या था, इस तरह की कोई भी जो मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, एब्सेंट थी, एज रिजल्ट ये क्या हो गया, रफ हो गया। अब जो एस स्ट्रेन था ना, जो स्मूथ वाला था, ये क्या था, ये किल कर दे रहा था माइस को,
ठीक है। अगर जो एस स्ट्रेन होगी तो उसकी माउस की बॉडी के अंदर ऑफ दिस बैक्टीरियम, इन दैट केस क्या होगा, जो माउस होगा वो डेड हो जाएगा, और जो आर स्ट्रेन होगी अगर वो प्रेजेंट है तो उस केस में जो माइस है वो जिंदा रहेगा। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा। फर्स्ट केस क्या था, ये माउस था, माउस के अंदर इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन थी ना, उस एस स्ट्रेन का इन्होंने क्या किया, इसको इंजेक्शन दे दिया। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो ये माउस था वो क्या हो गया, मर गया। सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, जो माइस था इसके ऊपर जो आर स्ट्रेन थी उसका इंजेक्शन दिया इसको, और ये क्या था, जिंदा रहा। ठीक है, ये क्या रहा, जिंदा रह गया। अब उसके बाद इन्होंने एक और चीज की, क्योंकि साइंटिस्ट एक चीज पे तो रुकते नहीं, ये तो आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली, है ना, ये आगे बढ़ेंगे। तो उस केस में क्या हुआ, इस स्टेप पे वो नहीं रुके। अब इन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन को और इस आर स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, यानी कि उसको गर्म कर दिया हाई टेम्परेचर पे, सो दैट जो ये बैक्टीरिया वो मर जाए। अब देखो जब बैक्टीरिया मर गया तो मरने के बाद तो ये कोई काम कर नहीं सकता था, है ना। तो जब इन्होंने इस हीट किल्ड यानी कि उसको गर्म करके मार दिया, और इस हीट किल्ड जो स्ट्रेन थी ना, इस स्ट्रेन को क्या किया, इंजेक्ट किया माउस के अंदर, तो उस केस में जो माउस था ना वो बच गया। ठीक है, वो उस केस में बच गया, वो जिंदा है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, हीट किल करके जो आर स्ट्रेन थी उसको डाला। आर स्ट्रेन वाले तो वैसे भी उसको मारनी नहीं थी, तब भी तो वो जिंदा ही रह रहा था ना। अब उसने क्या किया, उसको हीट किल्ड करके डाला है, तो हीट किल्ड करके डाल दिया, तब भी वो जिंदा ही रहेगा। तो उस केस में भी जो माउस था वो क्या हुआ, जिंदा रहेगा। ठीक है, अब इतने पे भी वो नहीं रुका, क्योंकि भाई अभी तक तो उसने क्या कहा, उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया है ना, तो उसकी तो बात हुई नहीं अभी तक। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो अभी तक आया नहीं। अब इन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगा करके क्या किया, दिस इज द माइस, आर स्ट्रेन को तो एज इट इज रखा, ठीक है, और इस आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया इन्होंने किसके साथ, जो इन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी उसके साथ। अब इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ, और फिर उसको इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। इस केस में क्या हुआ, एक नई चीज निकल करके आई, जो माउस था वो क्या हो गया, मर गया। अब देखो, जब स्मूथ वाले को डाला तो वो मर गया, ठीक, जब रफ वाले को डाला तो वो नहीं मरा, जब हीट किल करके डाला तब भी नहीं मरा था वो। लेकिन जैसे ही आर स्ट्रेन को और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को कंबाइन किया तो वैसे ही जो माउस था वो मर गया। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई एक ऐसा चीज थी, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज थी जो कि क्या हुई इस एस स्ट्रेन की, क्योंकि देखो किल करने का काम आर वाले का था नहीं था ना, आर वाला तो उसको छोड़ दे रहा था, आर वाला तो मार ही नहीं रहा था। तो कोई एक ऐसी चीज जो जेनेटिक मटेरियल था उसका, वो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू दिस बैक्टीरियम। ठीक है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द एस स्ट्रेन इनटू द आर स्ट्रेन व्हेन आर स्ट्रेन वाज प्रेजेंट विद दिस हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो इसको इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और उन्होंने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो आर स्ट्रेन थी वो क्या हो गई, अब इसके लिए काफी ज्यादा फैटल हो गई, और जो माइस था वो क्या हो गया, मर गया। तो इन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, एक सेल से दूसरे सेल के पास ट्रांसफर होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, इसी को फर्दर ऑन कंटिन्यू किया और कुछ और पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए अपने। तो चलिए उनको देखते हैं कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या बात। देखो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, एब्री, मैकलियोर एंड मैककार्टी। ये तीन साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया, देखो ग्रिफ्थ ने तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया कि जो एक बैक्टीरिया था उसमें से कोई जो मटेरियल था वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ किसी दूसरे बैक्टीरिया में, उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो माउस था मर गया। अब इन्होंने क्या किया, इन तीन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि बायोकेमिकल नेचर क्या था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि बायोकेमिकल नेचर क्या है
ऑफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल। ठीक है, जो चीज ट्रांसफर हुई थी, जिसने उस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करवाया था, वो कौन सी चीज थी, उसका नीचे किन्होंने बताया, इन्होंने। अब देखो मैंने आपको बोला ना कि पहले क्या था, कंफ्यूजन थी कि आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है, इन तीन चीज में कंफ्यूजन थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन एंजाइम्स लिए। ठीक है, एक था डीएनए, एक ले लिया आरएनएज और एक ले लिया प्रोटीज। एज यू नो, डीएनएज है यानी कि डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनएज है तो ये आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, एंड प्रोटीज है यानी कि प्रोटीन्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब इन्होंने क्या किया, तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब 1, दिस इज द टेस्ट ट्यूब 2 एंड दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, अब इन तीन टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, दो दो करके यहाँ पे जो आर स्ट्रेन थी और जो एस स्ट्रेन थी, उनके बैक्टीरिया को रखा गया हीट किल वाला। ठीक है, जो कि हमने कहा ना कि ट्रांसफर हो सकता था, उस कंडीशन को रखा। जो उन्होंने क्या किया था, जिसने लास्ट में रखा था कि आर स्ट्रेन थी और हीट किल एस स्ट्रेन थी, उनको रखा, तो उसको इन्होंने इसमें रखा। अब इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया था, उससे पहले जस्ट जो ये आरएनए और प्रोटीन थे, ये दोनों क्या कर दिए, इसके अंदर मिक्स कर दिए। डीएनए नहीं मिक्स किया है, यानी कि ये दोनों तो डाइजेस्ट हो गए, लेकिन ये क्या हो गया, बच गया। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का, राइट। अब जो सेकंड केस होगा उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज हमने ये दो प्रोटीन्स थे, ये ले लिए और ये दोनों हमने इसमें यूज किए, तो प्रोटीज है और डीएनए है, यानी इसने प्रोटीन और जो डीएनए था उसको डाइजेस्ट कर दिया, बच क्या गया यहाँ पे, आरएनए। तो यहाँ पे क्या है, आरएनए। ठीक है, और उसके बाद क्या था, लास्ट केस में क्या ले लो, ऊपर वाले दो ले लो। ये दो एंजाइम क्या किए, इसके अंदर डाल दिए थर्ड केस में, और इसमें क्या चीज बच गई, प्रोटीन। अब तीनों के अंदर क्या है, ये चीजें हैं, लेकिन जो एस स्ट्रेन है, इस वाली एस स्ट्रेन के पास इसका डीएनए था, इस वाली एस स्ट्रेन के पास इसका आरएनए था और इसके पास इसका प्रोटीन था। फिर इन्होंने क्या फाइंड आउट किया एट द एंड कि जो ये डीएनए वाला था ना, सिर्फ यही क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। क्या हुआ, सिर्फ जो ये वाला पार्ट है यही ट्रांसफॉर्म हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि जो डीएनए था वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, और ये डीएनए क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ फ्रॉम दैट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिसने उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल नेचर बताया किस चीज का, जो ट्रांसफॉर्म हुई थी चीज उसका। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए उसको स्टडी करते हैं, उसको बोर्ड पे लेके आएंगे। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, उसके लिए दो साइंटिस्ट, दैट वन वाज द अल्फ्रेड हर्शे एंड देन सेकंड वाज द मार्था चेज, जिन्होंने क्या किया, 1952 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो हमारा प्रोटीन है और जो डीएनए है ना, उन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से ये फाइंड आउट किया कि डीएनए और प्रोटीन्स में से कौन सी चीज है जो कि क्या होती है, ट्रांसफर होती है, यानी कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज वायरस था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब जो भी बैक्टीरियोफेज वायरस इन्होंने दिए उनको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। हाफ को तो उन्होंने क्या किया, ग्रो करवाया ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, हाफ को तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो करवाया, और हाफ को क्या करवाया, उस मीडियम पे ग्रो करवाया जिसपे क्या हो, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, हाफ जो वायरस था जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, दैट विल इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसको रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करवाया। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, जो सल्फर होता है वो किस पार्ट में होगा, प्रोटीन के अंदर होगा, लेकिन जो डीएनए होता है उसके अंदर सल्फर एब्सेंट होगा। तो इसके अंदर जो प्रोटीन था वो प्रेजेंट है, ये हमें पता लगेगा। यानी कि देखो सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में, डीएनए में एब्सेंट रहेगा। तो यानी कि वो बैक्टीरिया, जो वो बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि क्या है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, प्रोटीन। इसी तरीके से जो इसके ऊपर ग्रो किया गया वो क्या था, डीएनए जो होता है उसके अंदर क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, बट सल्फर के अंदर फॉस्फोरस नहीं होगा। तो वो बैक्टीरियोफेज वायरस जिनको हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो करवाया था, दे विल कंटेन अ रेडियोएक्टिव डीएनए। ठीक है,
तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर रेडियोएक्टिव फास्फोरस है यानी कि वो डीएनए वाला पार्ट है, और अगर रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेनिंग है तो वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस था इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया था दैट इज इकोलाई, उसको क्या किया, इन्फेक्ट करवाया, राइट। एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज था उसने अपने हुक्स को क्या किया, उस बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच किया। आफ्टर दैट इट विल इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरिया। उसके बाद जो बैक्टीरिया था उसके साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करेगा और अपने आप की ग्रोथ करेगा। आफ्टर द इन्फेक्शन जो नेक्स्ट प्रोसेस थी वो क्या थी, एजिटेशन विद द ब्लेंड, यानी कि कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग करके, और फिर उसके बाद क्या किया, जो उसका वायरस का कोड था उसको क्या किया, वहां से रिमूव कर दिया। अब थर्ड जो स्टेप था, यानी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट वायरल कोड, थर्ड जो उन्होंने स्टेप किया वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू इन्होंने क्या किया कि जो उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था उसको वहां से सेपरेट आउट कर दिया। अब एंड में जो चीज बच गई वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही होगा। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फेक्शन करवाया, फिर हमने क्या किया, बाय ब्लेंडिंग हमने क्या किया, उसका वायरस का कोड हटा दिया। थर्ड में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या किया, जो उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल था उसको वहां से सेपरेट कर दिया। एंड में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का बचा। अब एंड में जो ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है इसको उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, और वो उन्होंने क्या पाया कि वो क्या कंटेन कर रहा था, फॉस्फोरस कंटेनिंग था, यानी कि उसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। अब रिकॉल करो, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उन्होंने कौन से वाले में करवाया था, यस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था वो किसके अंदर एंटर हुआ था, डीएनए के अंदर। तो एज ए रिजल्ट इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो चीज ट्रांसफर हुई वो क्या थी, डीएनए थी, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ये चीज क्या कर दी थी, इन्होंने प्रूव कर दी थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये क्या था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो चलिए उसको स्टडी करते हैं और उसको बोर्ड पर लेकर के आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वेदर इट कुड बी डीएनए और आरएनए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है तो उसको देखेंगे, और थोड़ा बहुत हम कंपेयर करेंगे कि डीएनए और आरएनए में से बेटर कौन है, यानी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और कौन सा कम होता है। तो देखो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैपेबल हो कि वो रेप्लिका यानी कि अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर सके। एज यू नो जब भी सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती हैं, मियोसिस टेक प्लेस करेगा या माइटोसिस टेक प्लेस करता है, एट दैट टाइम जो उसका डीएनए यानी कि उसका जो क्रोमोसोम था वो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास क्या हो, एबिलिटी हो कि वो अपनी क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन के थ्रू अपनी न्यू कॉपीज को फॉर्म कर सकता है। तो ये क्या वन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी जेनेटिक मटेरियल की। सेकंड क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं ना डीएनए और आरएनए को, तो जो डीएनए है ये पाया गया कि डीएनए इज मच मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द आरएनए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, एक फ्री एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होगा। क्या होगा, जो फ्री एंड होता है आरएनए का दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जो कि इसके फ्री एंड पे प्रेजेंट है, ये क्या करता है, उसको काफी ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। एज अ रिजल्ट जो आरएनए है वो क्या होगा, स्टेबल नहीं रहता। बट जो डीएनए है उसके अंदर इस तरह का कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है फ्री एंड के ऊपर, एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द आरएनए। इसके साथ साथ जो आरएनए है वो क्या होता है, हम उसको कैटालिटिक मानते हैं, यानी कि वो कैटालिटिक है, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, तो बहुत ही फास्ट क्या करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन हमने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो वो जो स्टेबिलिटी है वो किसके अंदर है, डीएनए की। एज वेल एज जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए और आरएनए यानी कि बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे तो हम वहां पढ़ेंगे कि जो डीएनए होता है ना उसके अंदर क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, थायमीन, और जो आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरासिल। तो जो ये थायमीन प्रेजेंट था इन केस ऑफ द डीएनए, ये भी क्या करता है, उसको एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को एज कंपेयर टू दैट ऑफ द यूरासिल दैट वाज प्रेजेंट इन केस ऑफ द आरएनए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि वो क्या करे, उसके अंदर चांस ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए।
ठीक है। चांस ऑफ म्यूटेशन क्यों होना चाहिए? एज यू नो, हम ह्यूमन बींग्स जो आज ह्यूमन बींग बने हैं वो सब किसकी वजह से हुआ? स्पेसिएशन की प्रोसेस की वजह से हुआ, यानी कि एक स्पीसीज से नेक्स्ट स्पीसीज बनी। क्यों बनी? क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहे थे? चेंजेस आ रहे थे। अगर वो चेंजेस नहीं आते तो आज हम भी नहीं होते, है ना, क्योंकि वो चेंज तो हुआ नहीं। जो चीज बिगनिंग में फॉर्म हुई थी वो चीज वैसे की वैसे आज भी रहती, तो आज हम नहीं होते। अब सोच रहे हो कि हम नहीं होते तो अच्छी बात की, पढ़ाई भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस इसने ये कहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये एक चांस ऑफ म्यूटेशन, राइट, कि जो वेरिएशन का एक चांस है उसको क्या करना चाहिए? प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट जो फ्यूचर में न्यू स्पीसीज है ना वो फॉर्म हो सके। फिर इसके बाद क्या है? एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एज यू नो, डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से प्रोटीन। अगर जो डीएनए था वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो जो प्रोटीन्स होंगे वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसके अंदर जो जीन्स है वो क्या करे? प्रॉपर्ली कोड करे। इस स्टेप पे अगर देखा जाए तो आरएनए क्या होता है? क्योंकि आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स बन जाते हैं तो वो खुद से कर सकता है वो काम, बट डीएनए यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट है आरएनए के ऊपर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या था? ओवरव्यू था प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने जो जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर दिया था वो क्या कहा था। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया वो उन्होंने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या दिया? स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, दैट इज डबल हेलिक्स। ये स्ट्रक्चर दिया इन्होंने। अगर वो डबल हेलिक्स क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि इसके अंदर क्या थे? दो इस तरीके से क्या है? हेलिक्स प्रेजेंट है। इस तरीके से क्या था? जो डीएनए होता है वो हमारा प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। आपने नाइन क्लास में पढ़ा है ना कि जो डीएनए होता है हमारा उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स भी पढ़े होंगे। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा नाइट्रोजनस बेस होती हैं। तो उन सबको याद रखना है माइंड में, और फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, जो कि किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था वाटसन एंड क्रिक ने, वो उन्होंने दिया था किसके बेसिस पे? चार्गाफ रूल के बेसिस पे, ठीक है। चार्गाफ रूल था, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? इसका जो स्ट्रक्चर था दैट वाज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसको प्रोवाइड किया। अब इस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था कि जो रेशियो होता है ना ए एंड टी का और जे और सी का, वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन, इनको भी हम पढ़ेंगे अभी। जस्ट हम पहले ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिर हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा कि जो एडेनिन और थायमिन का रेशियो होगा, मतलब जितने एडेनिन मॉलिक्यूल थे ना उतने ही होंगे थायमिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे इन केस ऑफ डीएनए। इन द सेम वे जितने ग्वानिन के मॉलिक्यूल है उतने क्या होंगे? साइटोसिन के मॉलिक्यूल होंगे। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? जो स्ट्रक्चर था उसको प्रोवाइड किया। अब इन्होंने क्या कहा कि इसको स्टडी करने के लिए आपको ये याद रखना है कि हम बोलेंगे 5 प्राइम और एक जो होगा वो क्या होगा? इसका जो सेकंड होगा वो क्या होगा? 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। अब ये 5 प्राइम क्या है और 3 प्राइम क्या है? तो चलिए उसको समझते हैं कि 5 प्राइम का मतलब क्या होगा और 3 प्राइम का मतलब क्या होगा। अब ये जो 5 प्राइम है इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस, ठीक है। इतना तो आपको याद होगा ना कि जब हम बात कर रहे थे किसकी, अगर हम बात करते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, राइट। तो हमने इसके अंदर क्या कहा कि जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनते हैं? जस्ट रिवर्स करते हैं, फिर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। वो क्या किससे बनकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड से। और जो न्यूक्लियोसाइड है वो किससे मिलकर के बनता है? तो वो मिलकर बनता है पेंटोज शुगर से, प्लस इसके साथ क्या कंबाइन होंगे? नाइट्रोजनस बेस। अब इसको समझो कि किस तरीके से अकर हुआ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा? जो पेंटोज शुगर थी हमारी वो क्या होगी? पेंटोज शुगर देखो अगर डीएनए है तो क्या होगी? वो डीऑक्सी वाली शुगर होगी। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो वो क्या होगा? डीऑक्सी वाली शुगर रहेगी। अगर हमारा क्या है? आरएनए है तो उसमें राइबोज शुगर होगी। अब जो ये पेंटोज शुगर थी वो क्या होगी? कंबाइन हुई नाइट्रोजनस बेस के साथ, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ये थ्रू क्या होंगे? ये पेंटोज शुगर इस नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ गया।
अब ये जो स्ट्रक्चर जब कंबाइन होते हैं देन हमने इसको क्या बोला था, न्यूक्लियोसाइड बोला था। और फिर हमने कहा क्या बोला था कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या होता है, कंबाइन हो जाता है और ये रिजल्ट करता है किसके फॉर्मेशन में, इन दी फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था हमारा, ग्लाइकोसाइडिक वाला प्रेजेंट था और यहाँ पे कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एट द एंड क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस तरीके के जो बहुत से न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं एक साथ जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। वही क्या करता है हमारे शुगर को, जो ये हमारा डीएनए उसको फॉर्म करेगा। अब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें जो ये फॉस्फोरस वाला एंड है, ये एंड जहां प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाता है, 5 प्राइम कहलाएगा। ठीक है, ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है, इसका 5 प्राइम एंड कहलाता है। और जो ये 3 प्राइम वाला एंड है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो पेंटोज शुगर होगी उसका OH ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें क्या था, OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे और जो ये 5 प्राइम है यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब जब इन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, कौन से स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को जब इन्होंने एक्सप्लेन किया तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो मोइटी यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला एंड है, तो जो ये तो जो स्ट्रैंड्स है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ये क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब कि जस्ट अपोजिट। ये क्या था, 5 से 3 प्राइम आ रहा था ना, तो इसके जस्ट जो रिवर्स में होगी, जो सेकंड वाली होगी वो क्या होगी, इसकी उल्टी, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम रहेगा। यानी यहाँ पे फॉस्फोरस है शुगर का और यहाँ पे क्या है उसका OH वाला जो ग्रुप था वो प्रेजेंट है। तो ये इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट बात बोली कि जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो क्या होती है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर होती है, एक अलग डायरेक्शन में, यानी एक क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगी और जो दूसरी होगी वो क्या होगी 3 to 5 प्राइम की तरफ मूव करेगी। ठीक है, फिर सेकंड जो बात कही उन्होंने वो किस बेसिस पे कही, वही चार्गस रूल के बेसिस पे कि जितने ए मॉलिक्यूल यानी कि जितनी एडेनिन प्रेजेंट रहेगी उतने ही क्या होंगे, थायमिन प्रेजेंट रहेंगे, जितने ग्वानिन प्रेजेंट रहेंगे उतने ही साइटोसिन प्रेजेंट रहेंगे। तो वो इन्होंने क्या कहा कि लेट्स सपोज यहाँ ए है तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, टी वाला जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा, सी होगा। इस तरीके से इन्होंने बोला, लेट्स सपोज यहाँ टी है तो इधर ए है और अगर इधर सी है तो इधर क्या होगा, जी होगा। फिर इन्होंने फर्दर क्या बोला, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, दूसरी ये वाली, इनके अंदर क्या थे, नाइट्रोजनस शुगर प्रेजेंट थी, बेस भी प्रेजेंट थे, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट थे। तो अब इसके अंदर जो ए और टी है और जी और जो सी है ये कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। लेकिन ये अटैचमेंट कैसे होगी, जो ए वाला होता है वो टी के साथ क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ अ डबल बॉन्ड क्या होगा, अटैच होगा। ये जो दो बॉन्ड है ये कौन से होंगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे। ए वाला टी वाले के साथ कंबाइन हुआ दो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। इन द सेम वे जो जी है वो क्या होगा, सी के साथ कंबाइन होगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जो जी मॉलिक्यूल है वो सी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है। फर्दर इन्होंने ये बोला कि जो ये हेलिक्स था ना हमारा, ये एक जो सिंगल हेलिक्स होता है ये कितना होगा, तो ये 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, एक जो हेलिक्स है इसकी 3.4 क्या होगी, लेंथ होगी। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। ये कितना रहेगा, 0.34 नैनोमीटर रहेगा। एक जो हेलिक्स है ये है जो, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, तो इसमें होंगे 10 बेस पेयर्स। ये बेस पेयर है ना, नाइट्रोजनस बेस जो एडेनिन वाला था वो, नाइट्रोजनस बेस जो थायमिन वाला था वो, तो ये बेस कंबाइन हो गए, कंबाइन होके क्या बनाए हमने, पेयर। तो इसके अंदर टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, एक सिंगल हेलिक्स के अंदर टोटल कितने रहेंगे, 10। अब हम बात करते हैं कि ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन जो होती है इस हेलिक्स की, ये किससे मिलके बनेगी। ठीक है, तो अब इसको समझो, इसके अंदर जो हेलिक्स होती है इसकी बैकबोन होगी वो किस तरीके से होती है। तो इसमें आएगा क्या, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस, ये क्या है, इसकी बैकबोन होगी। यानी कि जो ये हमारा लेट्स सपोज हम यहाँ पे शुगर है ना, तो शुगर यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे OH एंड आ रहा था, यहाँ पे फॉस्फोरस एंड आ रहा है, तो ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया ऑफ द डीएनए।
अब ये जो बैकबोन है, यानी कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस, इससे मिलकर के बनी होगी। ठीक है, अब हमने क्या कहा, जो शुगर है उसके साथ क्या कंबाइन हो रहा था, नाइट्रोजनस बेस। क्या कंबाइन हो रहा था, नाइट्रोजनस बेस। किसकी हेल्प से फॉर्म हो रहा था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से। तो ये क्या हो गए, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर हम इस वाले डायग्राम को ही इस तरीके से खोल के देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन दूसरी शुगर है और फिर ये फॉस्फोरस, यहाँ शुगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन शुगर फॉस्फोरस, ये क्या हो गया, इस तरीके से प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या कर दो, ऊपर एक फॉस्फोरस लिख दो और यहाँ शुगर पे एंड कर दो, क्योंकि ये क्या हमारा दूसरा 3' एंड है और ये क्या है हमारा 5' एंड है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, यानी कि बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरस, और जो इसके सेंटर में होंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे। अगर यहाँ पे ए और टी प्रेजेंट है, ए और टी प्रेजेंट है, तो उसके बीच में क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे जी और सी है तो उसके केस में क्या होंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, एक जो सिंगल हेलिक्स होता है उसकी जो लेंथ रहेगी 3.4 नैनोमीटर रहेगी, और अगर हम बात करें एक सिंगल हेलिक्स की विड्थ की तो वो 0.34 रहेगी। एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये आपको पता भी होगा कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स होते हैं हमारे, है ना। तो जो प्यूरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ए एंड जी, ठीक है। और जो पिरामिडिन होते हैं वो क्या होते हैं, टी सी एंड यू। यू वाला कब यूज करते हैं हम लोग, जब हम आरएनए का स्ट्रक्चर करते हैं, राइट। जब हम बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की, तो आरएनए के स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो कहाँ आ जाता है, इस नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। जो हमारा आरएनए है उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा ये टी है ना, अगर आरएनए होगा तो वहां पे क्या होगा, टी की जगह यू होगा, और अगर वो डीएनए है तो वहां पे क्या होगा, टी फॉर थायमिन, यू फॉर यूरेसिल। तो ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए था, दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इन टुडेज क्लास हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी खोज करने के लिए, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो जो एक्सपेरिमेंट्स इन द वेरी बिगिनिंग किए गए थे उसको पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और लास्ट में हमने किया है स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।